Good morning, dear students. Today we will learn about artificial respiration. आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कब देनी है, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है. Whenever there is respiratory failure but heart continues to beat, हार्ट अपना काम बिल्कुल ठीक से कर रहा है, then there is indication of application of artificial respiration. इस आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के दौरान जो है हम अल्टरनेटिवली इन्फ्लेट और डिफ्लेट करने की कोशिश करते हैं लंग्स को, जो रिफ्लेक्सली फिर स्टिमुलेट करता है रेस्पिरेटरी सेंटर्स को. रेस्पिरेटरी सेंटर्स जब स्टिमुलेट हो जाते हैं हमारे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन देने से, लंग्स को इन्फ्लेट डिफ्लेट करने से, जब रेस्पिरेटरी सेंटर्स खुद ब खुद स्टिमुलेट हो जाते हैं, तब जो है लंग्स अपने आप से फिर रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं. तो ये हमारा मेन पर्पस होता है. तो स्पॉन्टेनियस रिदम जो है ये प्रोवाइड करते हैं. आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि उससे जो है लंग्स रिस्पायर करने में जो है एक्टिव हो जाते हैं, साथ ही सर्कुलेशन भी इम्प्रूव हो जाती है. इसके मेथड्स की बात करें तो दो तरह के मेथड्स हैं, मैनुअल मेथड एंड मैकेनिकल मेथड. जो मैनुअल मेथड रहता है, मैनुअली जब हम जब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इमीडिएटली कोई इमरजेंसी कंडीशन हुई और इमीडिएटली हमें जो है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइड करनी पड़ रही है, तो मैनुअली जो है कुछ प्रोसीजर्स हैं जिन्हें आगे मैं समझाती हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति डूब गया, ड्राउनिंग की कंडीशन है, तब माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दी जाती है इमीडिएटली. कुछ और मेथड्स हैं, हॉल्जर, नील्सन, शेफर्स, अभी क्लियर करते हैं. और सेकेंडली जो है इंस्ट्रूमेंटल मेथड या मैकेनिकल मेथड्स होते हैं. उसमें जब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, जब काफ़ी लंबे टाइम के लिए रेस्पिरेशन आर्टिफिशियली प्रोवाइड करनी पड़ती है, फॉर एग्जांपल इन आईसीयू और ड्यूरिंग ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर, तो उस टाइम पे जो है इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स की हेल्प ली जाती है. तो लेट्स स्टार्ट अबाउट दीज मेथड्स टू डिस्कस. तो सबसे पहले मैनुअल मेथड्स की बात करते हैं. तो मैनुअल मेथड्स में माउथ टू माउथ मेथड, हॉल्जर नील्सन मेथड, शेफर्स मेथड, सिल्वेस्टर मेथड एंड ईव्स रॉकिंग मेथड, ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है. वन बाय वन हम इसे डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पिक में आप देखेंगे कि माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन बताया गया है. इसमें सब्जेक्ट को सुपाइन पोजीशन में लेटाया जाता है और ऑपरेटर जो है उसके साइड में सब्जेक्ट के हेड के साइड में बैठ जाता है. साथ ही जो है उसका लोअर जॉ जो है एक थंब और इंडेक्स फिंगर से पकड़ता है और नॉस्ट्रिल्स जो है दूसरे हाथ के थंब और इंडेक्स फिंगर से पकड़ता है और उसे क्लैम्प कर देता है. फिर माउथ टू माउथ उसे रेस्पिरेशन के लिए इन्फ्लेट करने के लिए लंग्स को फोर्सिबली एक्सहेल करता है, अपने मुंह से एक्सहेल करता है, सांस छोड़ता है मतलब. और इसकी वजह से जो सब्जेक्ट है उसके लंग्स इन्फ्लेट हो जाते हैं. ये प्रोसेस जो है 10 से 20 बार एक मिनट में 10 to 20 टाइम्स पर मिनट की फ्रीक्वेंसी पे रहता है. और ये पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग कहलाती है क्योंकि आपने जो है पॉजिटिव प्रेशर प्रोवाइड किया. सेकेंड पिक में ये हॉल्जर नील्सन मेथड दिखाया गया है, जिसमें कि सब्जेक्ट को प्रोन पोजीशन पे लेटाया जाता है और उसकी जो आर्म्स हैं उसको एबडक्ट करते हैं शोल्डर के लेवल पे, यानी कि शोल्डर की तरफ जो है उसको एबडक्शन देते हैं और एल्बो जो है वो फ्लेक्स्ड रहती हैं और दोनों हाथ जो हैं सिर के नीचे रखे जाएंगे. फेस एक तरफ टर्न किया जाता है, टर्न टू वन साइड, और हाथों के ऊपर सिर रखा जाएगा. जब इसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस आपने आर्टिफिशियल करना है उससे पहले आपको माउथ को क्लीन करना है आफ्टर वाइपिंग आउट द म्यूकस. और फ्लूइड जो भी है मुंह के अंदर फ्लूइड या म्यूकस जो है उसे वाइप आउट करना है, सुखा देना है. उसके बाद जो है ऑपरेटर जो कि आप हैं, आप जो है साइड में फ्रंट में उसके सब्जेक्ट के फेस के फ्रंट में बैठ के उसकी जो है अपनी फिंगर्स को आप स्प्रेड करते हो उसकी बैक के ऊपर, उसकी पीठ के ऊपर अपनी फिंगर स्प्रेड करेंगे और अपना वेट जो है उसके ऊपर डालेंगे, यानी कि
थोड़ा सा उठते हुए आप जो है साइड में नील डाउन हुए हुए हैं, यानी कि अपनी घुटनों के बल बैठे हुए हैं, और आप जो है उस पर प्रेशर देना है, बैक पे प्रेशर देना है। उसके बाद इससे क्या होगा, उसकी चेस्ट जो है वो कंप्रेस्ड हो जाएगी। दिस हेल्प्स इन एक्सपीरेशन, उसकी चेस्ट कंप्रेस होगी और एक्सपीरेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने उसकी आर्म्स को ऊपर की तरफ होल्ड करते हुए ऊपर की तरफ उठाना है। आप डायग्राम में देख सकते हैं उसने ऊपर की तरफ उठाया है, जिसकी वजह से उसकी जो है इंस्पिरेशन हो जाएगी, क्योंकि थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा और स्पेस मिल जाएगा, जिसकी वजह से एयर इनसाइड आ जाएगी, इसे हम इंस्पिरेशन कहेंगे। और ये प्रोसेस भी 10 से 12 बार 1 मिनट में 10 से लेके 12 बार करना हो। Next comes the Schaeffer's method. वो शेफर्स मेथड है, SCHAFER अपॉस्ट्रोफी S, शेफर्स मेथड। इसमें जो है सब्जेक्ट को प्रोन पोजीशन पे लेटाया जाता है, एक स्मॉल पिलो रखा जाता है अंडरनीथ द चेस्ट एंड एपिगैस्ट्रियम, चेस्ट और एपिगैस्ट्रियम के नीचे एक पिलो रखा जाता है। हेड को वन साइड टर्न करना है एक तरफ, और ऑपरेटर जो है वो साइड में, सब्जेक्ट के साइड में, उस वाले में क्या करना था, ऑपरेटर को हेड के पास बैठना था। यहाँ जो है साइड्स पे लॉइंस के पास बैठना है। लॉइंस कहते हैं हम किडनी वाला जो एरिया है बैक में पीछे की तरफ, उसे बोला जाता है। तो वहाँ पे आप उसके बिसाइड बैठेंगे और आपने जो है प्रेशर देना है, वहीं लॉइंस पे प्रेशर देंगे। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा तो डायाफ्राम जो है वो पुश अप हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और एयर जो है वो फोर्स्ड आउट, बाहर निकल जाएगी। इसकी वजह से जो है एक्सपीरेशन हो जाएगी सब्जेक्ट में। आफ्टर दिस क्या करना है, ऑपरेटर को प्रेशर रिलीज कर देना है। आपको जो है बैक से वापस जो है प्रेशर हटा देना है और अपनी इरेक्ट पोजीशन पे आ जाइए। इससे डायफ्राम डिसेंट हो जाएगा और एयर जो है वो फिर से अंदर आ जाएगी। ये प्रोसेस भी 10 से 12 बार 1 मिनट में किया जाता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं सिल्वेस्टर्स मेथड दिखाया गया है। ये इन दिस मेथड जो सब्जेक्ट है उसे सुपाइन पोजीशन में लिटाना। आप देख रहे हो ये यहाँ जो है पीठ के बल लिटाया हुआ है, और ऑपरेटर जो है वो उसके हेड साइड में बैठेगा और होल्ड्स द टू आर्म्स, दोनों आर्म्स उसकी होल्ड करके बाहर की तरफ, जैसे आप देख रहे हो कि बाहर की तरफ ली हुई है, और रेज करता है, वो सब्जेक्ट के हैंड्स को ऊपर की तरफ उठाता है। जब वो ऊपर की तरफ हैंड्स को उठाता है तो उससे होगा क्या, हैंड्स ऊपर उठाने से पहले एक बार ऊपर उठाएगा, फिर फोल्ड कर देगा, चेस्ट वॉल पे कंप्रेस करेगा, उसी के हाथ फोल्ड करते हुए चेस्ट वॉल पे कंप्रेस करेगा। इस तरह से एक बार उठाना और एक बार प्रेस करना। इससे क्या होगा, थोरैसिक कैविटी का जो प्रेशर रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, वो इंक्रीज और डिक्रीज होता रहेगा अल्टरनेटली। इस मेथड से जो है ये उसके जो बार बार इंक्रीज डिक्रीज होने से इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होती रहेगी। तो इसमें भी 10 से 12 बार 1 मिनट में जो है इसकी फ्रीक्वेंसी रख। लास्ट में आप देखोगे ईव्स रॉकिंग मेथड है, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। इसमें क्या है, स्ट्रेचर के ऊपर पेशेंट को लिटाया जाता है। हेड और फीट जो हैं उसका, उनको अल्टरनेटली हम टिल्ट करते हैं 45 डिग्री एंगल पे। तो एक बार जो है हेड साइड ऊपर करेंगे, एक बार फीट वाली साइड ऊपर की जाती है। जब हम हेड की साइड ऊपर करेंगे और फीट की साइड नीचे रहेगी, इसमें करते क्या है कि आपको 1 मिनट में 9 बार ये प्रोसेस करना होता है। यानी कि अगर हम देखें तो एक्चुअल में ये 7 सेकेंड्स का एक प्रोसेस होता है। एक बार में 4 सेकेंड जो है हेड डाउन करना है और 3 सेकेंड फीट डाउन करना है। 7 सेकेंड्स के लिए एक बार करना है आपने। इसको हम एक साइकिल बोलेंगे, 7 सेकेंड्स की एक साइकिल होगी। तो ऐसी जब हम 8 या 9 साइकिल करते हैं तब जाके 1 मिनट कंप्लीट होता है। 7 सेकेंड्स इंटू 8 अगर किया जाए तो वही 56-60 सेकेंड्स के अराउंड, यानी 8 to 9 साइकिल्स आपने रिपीट करनी है। ये उसमें क्या होगा, 1 मिनट के अंदर आपने 8 से 9 बार ये करना है। 4 सेकेंड जब आप हेड ऊपर करेंगे, हेड साइड जो है डाउन, हेड साइड डाउन करेंगे 4 सेकेंड के लिए, तो वेट जो है एब्डोमिनल विसरा जो है
उसका एब्डोमिनल विसरा का जो वेट होगा वो प्रेस करेगा डायफ्राम के ऊपर। समझ रहे हो, जो एब्डोमेन के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो डायफ्राम के ऊपर अपना वेट डालेंगे और प्रेशर डालेंगे। हेड साइड नीचे है, जिससे डायफ्राम जो है ऊपर की तरफ, ऊपर यानी कि बॉडी के ऊपर, एक्चुअली वो अभी नीचे वाली साइड है तो नीचे की तरफ वो पुश कर देगा, जिससे कि हवा जो है वो बाहर निकलेगी लंग्स में से, और उसे क्या कहते हैं हम, जब ये बाहर को निकलेगी तो दैट इज एक्सपीरेशन। अब जो है आपने फीट एंड जो है वो डाउन कर दिया। फीट एंड डाउन होने से डायाफ्राम जो है वो नीचे की तरफ आ गया और लंग्स जो हैं उनको जगह मिल गई और स्पेस मिल गया, जिससे कि वॉल्यूम कम हुआ। और अब जो है स्पेस बनने की वजह से एयर ड्रॉन इन हो जाएगी, अंदर आएगी। अंदर आने को अब हम इंस्पिरेशन कहेंगे। तो ये प्रोसेस जो है एक्सपिरेशन, हेड साइड नीचे होगी तो एक्सपिरेशन होगा, फीट साइड नीचे होगी तो इंस्पिरेशन हो जाएगा। इस प्रोसेस से फिर से जो है अपने आप से रेगुलेट हो जाएगा हमारा रेस्पिरेटरी प्रोसेस। नेक्स्ट कम्स द इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स और द मैकेनिकल मेथड्स। ये सबसे पहले ड्रिंकर्स मेथड दिखाया गया है, जिसमें आयरन लंग के उसमें पेशेंट को लिटाया गया है। ड्रिंकर्स मेथड में क्या होता है कि पेशेंट जो है एयर टाइट चैम्बर में लिटाया जाता है, हेड जो है उसका आउटसाइड बाहर को रहता है, और मैकेनिकली कुछ ड्रिवन पंप्स होते हैं जिससे प्रेशर दिया जाता है चैम्बर में। अल्टरनेटली जो है लोअर किया जाता है, कम किया जाता है प्रेशर, और बढ़ाया जाता है। जब प्रेशर कम किया जाता है तो चेस्ट जो है वो स्वेल अप करती है और एयर लंग्स के अंदर चली जाती है, और जब प्रेशर को बढ़ा दिया जाता है तो चेस्ट जो है वो कंप्रेस कर जाती है और एयर बाहर को निकल जाती है, जिससे कि एक्सपिरेशन हो जाती है। तो ये आर्टिफिशियल वे है वेंटिलेशन की। मैकेनिकल मेथड्स कब यूज़ किए जाते हैं, जब हमें लॉन्ग टर्म के लिए, लेंथ ऑफ टाइम के लिए, यानी कि बहुत लंबे समय के लिए हमें जो है, मान लीजिए पूरे दिन के लिए या 2 दिन के लिए अगर हमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देनी पड़ जाए, तो तब हम मैकेनिकल या इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स यूज़ करते हैं, क्योंकि मैनुअल मेथड्स जो हैं वो कुछ सेकेंड्स, कुछ मिनट के लिए ही हम कर सकते हैं। तो लंबे टाइम में हम यही करते हैं। तो इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड किया गया, नीचे जो डायग्राम दिखाया गया, वो आयरन लंग कहलाता है। एक्चुअली ये बहुत टाइम पहले, जब जो है यूनाइटेड किंगडम में एंड अबाउट 1938 के टाइम पे पोलियो बहुत ज़्यादा फैल गया था, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी मसल्स जो हैं वो भी वीक हो गई थी। तो रेस्पिरेटरी मसल्स के वीक होने से सभी को जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसकी आवश्यकता पड़ी थी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने की। तो उस टाइम पे आयरन लंग और ब्रैग पॉल ने एक मेथड निकाला था। सेकंड जो आपको अभी डायग्राम में बताऊंगी वो ब्रैग पॉल्स मेथड है। तो ये दोनों मेथड ही उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहे थे। नेक्स्ट है ब्रैग पॉल्स मेथड। इसमें आप देख रहे हो कि रबड़ बैग जो है रैप किया गया है अराउंड द चेस्ट वॉल। उसमें जो है सुटेबल पंप से प्रेशर दिया जाता है बैग के ऊपर, अल्टरनेटली कम और ज़्यादा किया जाता है। जब प्रेशर जो है कंप्रेस और रिलैक्स करते हैं उससे, जब प्रेशर, इससे जो है रेस्पिरेशन हो जाती है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। तो ये ब्रैग पॉल नाम के जो है, ब्रैग एंड पॉल 2 साइंटिस्ट रहे थे जिन्होंने ये मेथड डिस्कवर किया था उस टाइम पे, जब पोलियो की वजह से रेस्पिरेटरी मसल्स जो हैं बहुत वीक हो गई थी लोगों की। 1938 में यूके में बहुत ज़्यादा पोलियो का वो रहा था, स्प्रेड हुआ था। तो आयरन लंग और ब्रैग पॉल्स मेथड ये दोनों उस टाइम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहे। लास्ट में कॉन्टिन्यूस इंसफलेशन मेथड दिखाया गया है। आजकल अब जो है यही मेथड यूज़ हो रहा है। ये जो है एक्चुअल में क्या होता है कि थोरेसिक कैविटी में पाइप सा लगाया जाता है, पाइप डाला जाता है जहाँ पे थोड़ा उसमें ट्रैकिया में डाला जाता है, जहाँ ट्रैकिया बाइफरकेट होता है टिल उस एंड तक जो है ये पाइप लगाया जाता है, और ऑक्सीजन की कांस्टेंट स्ट्रीम दी जाती है, कॉन्टिन्यूसली जो है ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। उसकी वजह से जो है ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से लंग्स जो हैं रिमेन डिस्टेंडेड, स्लाइटली जो है हल्के से डिस्टेंडेड रहते हैं, और इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होनी शुरू हो जाती है। At last, resuscitators and ventilators, you all know very well about them. सेकेंड पिक में यही दिखाया गया। कुछ रिससिटेटर्स हैं, ये पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं टू इन्फ्लेट द लंग्स। पॉजिटिव प्रेशर मैंने पहले भी बताया था, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन जो है वो पॉजिटिव प्रेशर है। आपने रेगुलरली जो है प्रेशर दिया। रिससिटेटर्स का भी इसी तरह का काम होता है। इसमें जो है बैग वॉल्व मास्क होते हैं, रिससिटेटर्स हैं,
एक्सपायर्ड एयर रिससिटेटर्स हैं, ऑक्सीजन पावर्ड रिससिटेटर्स, इस तरह से बहुत से रिससिटेटर्स आते हैं और ये मोर देन 85% ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं। लास्ट पिक है वेंटिलेटर्स की। वेंटिलेटर इज़ अ मशीन, ये आप देख ही रहे हैं, आईसीयू वगैरह में आपने देखा होगा वेंटिलेटर्स रहते हैं और प्रोवाइड किया जाता है। इसमें ब्रेथ्स जो हैं दी जाती हैं लंग्स में ब्रीदिंग के लिए। लंग्स जो है प्रेशराइज मैकेनिकल वेंटिलेशन है ये, और मशीन्स जो हैं ये पूरा प्रोवाइड करती हैं कितनी ऑक्सीजन देनी है कितनी नहीं, इसके सारे जो है टेक्निकली जो बहुत ही इलेबोरेटेड रहते हैं ये वेंटिलेटर्स। This is all about artificial respiration.